नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ चल रहा है। 20 मई को 5वें चरण के साथ ही महाराष्ट्र में मतदान समाप्त हो गए। 48 की 48 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो हो गया और 4 जून का जो है अब सबको इंतजार है। लेकिन ये जो 20 मई और 4 जून के बीच में जो समय है, क्या इसमें राजनीतिक पार्टियां चुपचाप बैठ गई हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी पार्टियों की जो मीटिंग है वो गुपचुप तरीके से लगातार चल रही है। 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा और किस तरीके के समीकरण होंगे और किस तरीके से स्ट्रेटेजी होंगी, उन तमाम चीजों को लेकर के महाराष्ट्र की चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, सबके सब जो बड़े नेता हैं वो पार्टियों में लगातार जो है आपस में मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं। और ऐसे ही कुछ खबर आ रही है मुंबई में शरद पवार के आवास से, जहां पर उनके यहाँ जो है बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, बड़े नेता पहुंचे हैं और वहां मीटिंग हुई है। ये खबर जो है दर्शकों हमारे सूत्रों से हमें मिल रही है। अब इसके अलावा हम बात करें तो शरद पवार तो वैसे एनडीए यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल है और बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, लेकिन जो सहयोगी दल है यानी यूपीटी ग्रुप, उनके नेता संजय राउत जो हैं, कुछ दिनों पहले वो भी शरद पवार के आवास पर पहुंचे थे यानी उनके घर पे पहुंचे थे उनसे मिलने और मीटिंग करने। और जहां तक जानकारी मिल रही है 40 से 45 मिनट तक जो है ये मीटिंग चली है। और इन मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ है, जाहिर सी बात है लोकसभा इलेक्शन चल रहा है तो राजनीति की बात तो हुई ही होगी। और 4 जून का रिजल्ट सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इतना दम लगाने के बाद, इतना जोर शोर लगाने के बाद 4 जून का इंतजार, एक तरह से कहते हैं रिजल्ट का दिन जो है उसका इंतजार सभी पार्टियों के है। और उसके बाद किस तरीके से सरकार बनाने की जोड़ तोड़ की रणनीति तैयार होगी उस पर भी चर्चा चल रही होगी। और ये सारी जो मीटिंग्स हैं ये उस दौरान हो रही है जब 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग होनी है, जहां इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता जो हैं आमंत्रित हैं और वो आने वाले हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे इन दिनों मुंबई में नहीं है, लेकिन शरद पवार, संजय राउत, कुछ बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। और क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, किन रणनीति पे बात हो रही होगी, उसका एक मोटा मोटा आकलन जो है, एक आइडिया जो है वो लोगों को लग ही रहा है कि क्या कुछ बातें उसमें हो सकती हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरीके से सरकार बनी थी जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ, तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ तोड़ करने से रोकेगा? क्या बीजेपी इस बार भी अगर जो उनका नारा है कि इस बार 400 पार, अगर 400 पार नहीं होती है तो क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेगी? और ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के नेता नहीं टूटेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि इस बार बीजेपी का कोई भी दाव पास ना हो बल्कि सारे दाव फेल हो जाए? कुछ इस तरह की रणनीति पे काम हो रहा है। बिल्कुल, इन सब पे हम थोड़ा बात करते हैं, लेकिन और एक बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र की इसके बीच में जो चल रही है, जैसे एक फिल्म चलती है जिसके बीच में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और 2-3 स्टोरीज चल रही होती है हिंदी फिल्मों में, वैसी एक फिल्म और भी चल रही है और वो फिल्म चल रही है देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच में। आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले की बात है, संजय राउत ने सामना में लेख लिखा था और कहा था कि नितिन गडकरी को जो है वो नागपुर में हराने के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने काम किया, लेकिन हम देखे कि वो हरा नहीं पाएंगे तो उनके कैंपेन में साथ हो लिए और उनके लिए उनके साथ जुड़ गए। अब इसी का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इन सब बातों पर रिएक्शन नहीं देना चाहते। जो लोग गांजा पी करके अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उस पर रिएक्शन क्या देना, ये बातें जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई हैं। और साथ ही साथ कहा गया कि जो इस तरह की बातें करते हैं उनको अपना दिमागी जो है वो चेकअप कराना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो है बातें कही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर जो ज्यादातर सीटों पर जो है वो बीजेपी जो है वो लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है। और इन बातों पर भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया है। लेकिन ये जो उन्होंने संजय राउत पर रिएक्ट किया, क्योंकि संजय राउत ने जो सामने में लेख लिखा था तो सभी को इंतजार था कि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनसे ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो क्या कुछ बोलेंगे। जब उन्होंने रिएक्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि मैं ऐसी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, खासतौर पे इन बातों पर जो लोग इस तरह से गांजा पी के लेख लिखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और इस तरीके की बातें करने वालों को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये रिएक्शन जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो है निकल के सामने आया। अब इस पिक्चर के बाद अब हम बात करें कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहली कड़ी में छोड़ा था कि किस तरीके से जो है
1 जून को होने वाले इंडिया जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले महाराष्ट्र में मीटिंग्स के दौर जो है वो जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस खबर में सच्चाई है कि शरद पवार के आवास पर बीजेपी के नेता पहुंचे थे, तो ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये 4 जून को होने वाले जो रुझान आएंगे, जो वोटिंग की काउंटिंग होगी, क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि महाराष्ट्र में जो है वो पूरे तरीके से बहुमत नहीं लाने वाले? जिस तरीके के आकलन, जिस तरीके के जो आइडियाज हैं, जो एक्सपर्ट, जो सीनियर जर्नलिस्ट, जो लोग जिस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, उसको देख करके जो हम लोग कब से कह रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल है बहुमत से आना, जो 40 पार कर रहा है, 40 पार तो इस बार नहीं होने वाले उनके, क्या इसका आइडिया बीजेपी को लग गया? क्या इसीलिए मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं कि 4 जून को अगर ऊपर नीचे होता है तो जोड़ तोड़ गठजोड़ ये सारे जो है साम दान दंड भेद लगा करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई जा सके? और क्या इसी चीज को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की गैर हाजिरी में संजय राउत जो हैं वो लगातार जो है वो टच में है शरद पवार के? और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो शरद पवार के आवास में पहुंचे भी थे, जहां 40 से 45 मिनट की उनकी मीटिंग हुई है। अब इन मीटिंग्स में जो आवास के अंदर हुई, इन मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ है ये तो डिटेल में वो पार्टी के नेता ही जानते होंगे, लेकिन ये मीटिंग्स जिस दौर में हो रही हैं, जिस सिचुएशन में हो रही हैं, और 20 मई को वोटिंग खत्म होने के बाद पांचों जो चरण थे उसके एक रुझान, एक तरीके से कहते आइडिया लग गया था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान होने वाला है। अब ऐसे में 4 तारीख को जो कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र ही एक ऐसा सबसे बड़ा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और दूसरे नंबर का स्टेट जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, अगर वहां पे सीटों का नुकसान बीजेपी को हो जाता है तो क्या वो जो 700 पार या 350 का पार वाला जो नारा है उनका इस बार का कि हम लोग इतनी सीटें जा रहे हैं, क्या वो हो पाएगा पॉसिबल? क्या वो किसी भी तरीके से पॉसिबल है? फिर उन्हें कितनी सीटें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी, कितने सीटों के साथ जो है कितने नेताओं के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, कितने पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन करना पड़ेगा, ये तमाम जो चीजें हैं वो चुनौती बन जाएंगी बीजेपी के सामने। तो क्या इसीलिए अभी से महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के जो आला कमान, जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, क्या वो एक्टिव हो गए हैं? 4 जून से पहले क्या तैयारियां कर लेना चाहते हैं? और इंडिया गठबंधन क्या इन्हीं तैयारियों को रोकने के लिए एक बड़ा बैठक जो है 1 जून को दिल्ली में करने जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उनकी मीटिंग तो लगातार चल रही है, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1 जून को जो बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में, जहां तमाम इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता वो बैठने वाले हैं, क्या वो इसी बीजेपी के दाव का काट ढूंढने के लिए मीटिंग होने वाली है कि क्या कुछ 4 जून को जब रिजल्ट होगा तो उसको लेके बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की जा सके, ताकि जो सत्ता में पार्टी है उसके तमाम दावों को जो है वो फेल कर सके, और वहीं इंडिया गठबंधन जो है अपने तमाम नेताओं के साथ में मीटिंग करके सबको कॉन्फिडेंस में ले सके कि उनकी सरकार बन रही है इस बार। या बीजेपी के लिए कुछ नया जो है 4 जून के बाद कोई नया मुसीबत जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई ना दे दिया जाए इस बार मीटिंग करके, कुछ प्लानिंग करके। ये तमाम बातें हैं जिसकी आकलन जो है वो चल रहे हैं इन दिनों, लेकिन इतना जरूर है कि 1 तारीख के बाद जो है कुछ बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं, और 4 जून के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल भी जरूर आएगा, और जो सोचा नहीं गया था कुछ वैसा भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।